दिस चैनल। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ईएमआई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस असर्शन रीजन टाइप के। अगला सवाल है हमारे पास कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ एन इंडक्टर, एल की बात कर रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो यहां से तो लग रहा है कि एल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी मॉड ई डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी। तो इसका मतलब ये इस बात पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है ये उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, उस कंडक्टर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और मीडियम, सराउंडिंग के मीडियम पर डिपेंड करता है। तो आप इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा इस तरीके से कि ये कांस्टेंट रहे। तो हम कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट रहेगा, इस डी बाई डी टी और ईएमएफ पर डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज ये एक तरीके से उस कंडक्टर का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, वो उसकी ज्योमेट्री, उसकी शेप, नंबर ऑफ टर्न्स और उसका जो मीडियम है सराउंडिंग का उस पर डिपेंड करता है। तो ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इन चीजों पर ये डिपेंड नहीं करता है। ऐसा ही सेम रिलेशन हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं V अपॉन आई। बात कर रहे हैं कि एक सिंपल वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपसे कहे कि रेजिस्टेंस है V अपॉन आई और यदि मैं करंट को जो है बढ़ा देता हूं तो क्या रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा या बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस जो है वो इसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इसका लेंथ कितना है, इसका मटेरियल कैसा है। आप करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा और इस तरीके से वोल्टेज बढ़ेगा कि V बाय I इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे जैसे R बदल नहीं रहा था ऐसे यहाँ पे L बदलता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही और भी फॉर्मूले आप देख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू CV जो है, यहाँ पे कैपेसिटेंस को लिख सकता हूं मैं Q अपॉन V। और कोई आपसे पूछे कि वोल्टेज को कम कर दें तो बताइए कैपेसिटेंस पे क्या होगा, तो हम कहेंगे कोई असर नहीं होगा। आप वोल्टेज को कम करेंगे तो चार्ज उस पे जो आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चार्ज का और वोल्टेज का। ठीक है, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है मीडियम क्या है उसके बीच में, प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स का एरिया कितना है, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो इन बातों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, वोल्टेज और चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। सिमिलरली यहाँ पे रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर का, उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ कितना है और मटेरियल कौन सा है। ऐसे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट और ना ईएमएफ पे डिपेंड करता है, बल्कि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स, जो मीडियम क्या है और उसका ज्योमेट्री कैसा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। उसके बाद यहाँ रीजन में लिखा है कि फ्रॉम E is equals to L di by dt we can see that L is equals to E upon di by dt और L is proportional to 1 upon di by dt। तो ये जो है हम कंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज ये गलत है। मैं इस फॉर्मूले से ये कंक्लूड नहीं कर सकता हूं जब तक मुझे इन सारी इंफॉर्मेशन बताना हो। तो ये रीजन जो है वो गलत है, फॉल्स है। यहाँ पे बात करें डिपेंड्स अपॉन, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये फॉल्स डी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। ये जो अनअकैडमी की चैंपियंस लीग है ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है और बच्चों की डिमांड पे ये फिर से आपके लिए अरेंज हो गई है। ठीक है ना, तो इसमें जो टेस्ट हैं वो ग्रुप स्टेज लेवल का टेस्ट होता है और उसके बाद फिर एक फाइनल टेस्ट होता है। ग्रुप स्टेज लेवल का टेस्ट 14 नवंबर को है, 21 नवंबर को है, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और ये शाम के टाइम 5 to 6 PM होगा। अगर इसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारे इनाम मिल सकते हैं और स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। ठीक है ना, और फाइनल्स है 28 नवंबर को जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और वो भी शाम को 5 से 8 बजे के बीच में होगा। यानी कि ये थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का टेस्ट होगा। ठीक है ना, और बहुत ही स्पेशली बना हुआ टेस्ट है। तो बच्चों ये बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है, इसमें पार्ट लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं मैं आपको। ठीक है, अगर आप ग्रुप स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और ये आपकी 1 से 10 तक रैंक आती है तो आपको 20,000 का कैश प्राइज मिलेगा, टॉप 10 रैंक और हर एक को 2020। ठीक है ना, और 100% स्कॉलरशिप। ठीक है ना, अब 11 to 30 के बीच में है तो 10,000 और 50% स्कॉलरशिप।
यानी कि जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस पर इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे 31 to 50 को 6000 और 25, बाकी टॉप 200 को 15%। और अगर 200 के बाद आप यहां पे एनकेसी सर लाइव कोड डाल देते हो तो 10% वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू टेस्ट। तो एक ये भी देखो, अगर आप फाइनल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और आपकी रैंक 1 आती है तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप, ठीक है ना। तो 2, 2.5, 3 लाख के बराबर हो जाता है ये। अगर आपकी 2 या 2nd या 3rd रैंक आती है तो आपको 60,000 है और 100% स्कॉलरशिप। 4 to 10, ठीक है ना, 5,000 और 100% स्कॉलरशिप, ठीक है ना। और बाकी भी आपके सामने। तो बच्चों बहुत अच्छा मौका है, एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इसकी मतलब तैयारी करके बढ़िया तरीके से इसको एनरोल करके टेस्ट दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सवाल आपसे कहता है कि इन द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन ऑफ ईच ऑफ द कॉइल परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब है कि बना रहता है। तो देखिए, पहले समझ लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है दोबारा से। तो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, देखिए इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कॉइल बना रहा हूं। कॉइल बना रहा हूं, दो कॉइल है हमारे पास। एक है कॉइल C1 और दूसरा है कॉइल हमारे पास C2। अब यदि कॉइल नंबर 1 में करंट हम फ्लो करवा रहे हैं, लेट्स से I1 के बराबर, तो करंट I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से यहां पे आने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से भी पास हो रही होंगी। मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे ड्रॉ भी कर देता हूं, लाइक दिस। इस तरीके से फील्ड लाइंस भी पास हो रही होंगी, लाइक दिस। अब फील्ड लाइंस यदि यहां से पास हो रही हैं तो ऑफ कोर्स इस लूप से लिंक्ड एक फ्लक्स होने वाला है phi2 एक फ्लक्स होगा जो इस लूप से पास हो रहा है। और वो किसकी वजह से आ रहा है? वो इस लूप की वजह से आ रहा है। अब यदि इसमें करंट को हम चेंज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड B1 जो है वो चेंज होगा, और B1 यदि चेंज होगा तो इस लूप का जो फ्लक्स है वो भी चेंज होने वाला है। तो इस फ्लक्स में चेंज की वजह से इसमें EMF डेवलप हो जाता है। इसमें EMF डेवलप हो जाता है E2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ d phi2 बाय dt के बराबर। तो यहां पे देख सकते हैं कि इसमें करंट की वैल्यू चेंज होने से इसमें EMF डेवलप हो रहा है, तो इसे म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है, इस फिनोमेना को। और एक कांस्टेंट होता है जिसे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, वो भी यहाँ पे निकाल लिया जाता है। इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन यानी इनका साइज, दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स, मीडियम, इनके बीच में स्पेसिंग्स पे डिपेंड करता है। अब जो इसने इसके साथ किया वही इसका इसके साथ भी रिलेशन होगा। यदि मान लीजिए मैं इस लूप को C2 लेता, इसको C1 लेता, तो भी सेम फिनोमेना हमारे पास हो रहा होता। इसे म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। अब सेल्फ इंडक्शन आप याद कीजिए क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन, मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है C और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I के बराबर, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी खुद के करंट की वजह से। खुद के करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से पास हो रही हैं इस तरीके से, तो एक फ्लक्स यहां पे होगा। खुद की फील्ड लाइंस खुद से ही पास हो रही हैं तो खुद का एक फ्लक्स होगा फाई, और फाई प्रोपोर्शनल होगा इस करंट के। तो करंट की वैल्यू जब हम बढ़ाते हैं तो यहां से फ्लक्स की वैल्यू जो है वो भी बढ़ जाती है। फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो इसमें एक EMF डेवलप होता है जो इस करंट के बढ़ने का अपोज करता है। करंट को यदि घटाएंगे तो EMF ऐसे डेवलप होगा कि करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इसे सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। और जो EMF यहां पे इंड्यूस होता है उसे बैक EMF कहा जाता है। बैक EMF कहा जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। तो स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या कहा है कि यदि जब म्यूचुअल इंडक्शन होता है तो क्या सेल्फ इंडक्शन भी होता है लगातार? तो हम कहेंगे बिल्कुल होता है। यदि इसमें करंट यदि फ्लो करवा रहे हैं I1 तो इससे भी फ्लक्स पास हो रहा है और इससे भी फ्लक्स पास हो रहा है। करंट की वैल्यू को चेंज कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहां भी चेंज होगा और यहां भी चेंज होगा, तो ये फ्लक्स भी चेंज होगा और ये फ्लक्स भी चेंज होगा। तो ये फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें भी EMF आएगा सेल्फ इंडक्शन की वजह से, और इसमें EMF डेवलप होगा म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। तो जब भी म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं तो सेल्फ इंडक्शन तो होता ही है, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन तो होता ही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है जी, ट्रू है। इसके बाद
रीजन की बात करें कि सेल्फ इंडक्शन अराइज लिखा है, अराइजेस व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज सेम इन सेम कॉइल चेंजेस। ठीक बात है। इन म्यूचुअल इंडक्शन करंट इज चेंजिंग इन बोथ द इंडिविजुअल कॉइल्स। तो यहां पे देखें कि करंट इज चेंजिंग इन बोथ द इंडिविजुअल कॉइल्स। इसमें तो हम खुद कर रहे हैं, लेकिन इसमें अपने आप चेंज हो रहा है करंट। ठीक है, क्योंकि पहले करंट जीरो था, उसके बाद करंट नॉन जीरो है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन इससे बन रहा है या नहीं। इसमें लिखा है कि सेल्फ इंडक्शन अराइजेस, यदि खुद में करंट आएगा तो सेल्फ इंडक्शन में खुद में करंट आता है, म्यूचुअल इंडक्शन में दूसरे में करंट आता है। नहीं, ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो हम बी ऑप्शन जो है यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यहां पे उन्होंने बात करी है कि सेल्फ इंडक्शन खुद में होता है करंट चेंज, और म्यूचुअल इंडक्शन में दूसरे वाले में करंट चेंज होता है। ये कह रहा है कि सेल्फ इंडक्शन तो साथ में होगा ही होगा म्यूचुअल इंडक्शन के। दोनों ही बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों सही अपनी अपनी जगह, लेकिन दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे टिक कर देंगे। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल हमसे कहता है कि इफ द इनर सोलेनोइड कहा है, इसका मतलब बाहर भी कुछ है, बाहर भी एक सोलेनोइड है, is much shorter than the outer solenoid, then the flux linkage N1 can still be calculated and placed well inside। तो कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए आपके पास एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड सब जानते हैं कि सिलेंडर के ऊपर वायर जो है से लिपटा हुआ है, ये रहा वायर लिपटा हुआ है, और इस सोलेनोइड के अंदर एक छोटी सोलेनोइड और है, एक छोटी सोलेनोइड और है। तो यहाँ पे मैं दूसरी सोलेनोइड बना देता हूं लाइक दिस, और इसमें भी इस तरीके से यहाँ पे टर्न्स हैं। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे N1 मान लेता हूं, और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टर्न्स N2 मान लेता हूं। तो जब करंट इसमें फ्लो होगा, तो हम जानते हैं कि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। कितना होता है? म्यू नॉट एन आई के बराबर। म्यू नॉट एन आई के बराबर जो है मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास होगा, और तो मैं इस छोटी सोलेनोइड से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें N1 इनटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमारे पास, म्यू नॉट N इनटू आई। N क्या है हमारे पास? कैपिटल N1 डिवाइडेड बाय L। तो ये तो हो गया हमारे पास फ्लक्स इनटू एरिया, और करना होगा। एक लूप का एरिया कितना है? पाई R1 स्क्वायर के बराबर। इसका रेडियस R1 मान लेता हूं। तो ये हमारे पास होगा N2 अपॉन L2। ठीक है, ये बड़ी वाली सोलेनोइड के है पैरामीटर, ये L2 लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स N2 हैं, तो यहां से N2 मिल जाएगा हमें कैपिटल N2 डिवाइडेड बाय L2। तो ये फ्लक्स की वैल्यू हमें मिलने वाली है N1 के बराबर। N1 ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स है इनटू N1। तो ये स्टेटमेंट ट्रू लिखा है। क्यों कैलकुलेट किया जा सकता है? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म रहता है, और ये सोलेनोइड काफी छोटी है और इसके अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि N1 के बराबर फ्लक्स पास होगा छोटी सोलेनोइड से। रीजन दिया है द इनर सोलेनोइड इज इफेक्टिवली इमर्ज्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आउटर सोलेनोइड। बिल्कुल यही बात मैंने पहले वाले में भी रिपीट करी थी, तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है बड़े अच्छे तरीके से। सेम बात है, तो ए ऑप्शन आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास जिस तरीके से कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स does not depends on the distance between the coils and the orientation। तो ये बात गलत है। मैं इसको प्रूव भी करके दिखा देता हूं कि दो कॉइल्स मैं ले रहा हूं, उनके बीच का डिस्टेंस कुछ और है और उनका ओरिएंटेशन अलग है, और फिर देखेंगे कि ओरिएंटेशन और डिस्टेंस बिटवीन देम से रिलेटेड टर्म्स हमारे आ रहे हैं या नहीं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में। ठीक है, तो मेरे साथ बैठे रहिए, या तो आप चाहें तो याद रख सकते हैं फॉर्मूला जो म्यूचुअल इंडक्शन का होता है दो कॉइल्स का। नहीं याद नहीं है फॉर्मूला तो आप ऐसे देख लीजिए। तो मान लीजिए हमारे पास ये कॉइल है C1, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है N1 के बराबर है, और इसमें करंट फ्लो होता है I1 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा लूप रखा हुआ है जो काफी ज्यादा छोटा है, काफी ज्यादा छोटा लूप है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर वो x के बराबर है। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि इसमें करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 N1 I1 2 Ni पाई R स्क्वायर। पाई इसका रेडियस मान लेते हैं R1 के बराबर है, पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड
यहाँ पे पास हो रहा है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है इतना, और डायरेक्शन की यदि बात करें तो डायरेक्शन जो है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। बिकॉज इसका साइज काफी ज्यादा छोटा है तो मैं मान लेता हूं कि हर एक पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड बी पास हो रहा है। मैं मान रहा हूं कि ये दोनों जो कॉइल्स हैं वो ऐसे हैं, तभी मैं फ्लक्स निकाल पाऊंगा। फ्लक्स φ2 जब मैं निकाल रहा हूं तो मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन का काम पड़ रहा है कि ये वाला जो लूप है ये ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। यदि मान लीजिए लूप को ऐसे रख दिया जाए लेकिन तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी ऐसे ही रहेगा, तो फ्लक्स यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ पे फ्लक्स जो है थोड़ा कम आएगा, कुछ और आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ओरिएंटेशन का रोल होता है, बिकॉज यदि फ्लक्स चेंज हो जाएगा ओरिएंटेशन को बदलने से, तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है वो भी चेंज होने वाला है। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि एंगल थीटा बना रहे हैं, ये जो कॉइल है, ये वाला कॉइल एंगल थीटा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। तो φ2 को वैल्यू में लिखने वाला हूं b इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें n2 के बराबर है, इनटू एरिया कितना है पाई r2 स्क्वायर के बराबर, इनटू यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, ये होगा हमारे पास φ2 की वैल्यू जो फ्लक्स इसमें से पास हो रहा है। यहाँ पे देखिए φ2 की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा n2 इंटू पाई r2 स्क्वायर इंटू cos थीटा, आ जाएगा आपके पास μ0/4 पाई 2n1i1 पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। तो आप देख सकते हैं कि फ्लक्स जो दूसरे लूप से पास हो रहा है वो करंट I1 के प्रोपोर्शनल है। तो I1 के अलावा जो भी लिखा हुआ है वो वो म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट होने वाला है। तो यहां से मैं m की वैल्यू लिख सकता हूं कि जो I के साथ लिखा हुआ है I1 के साथ, वो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। तो आ जाएगा हमारे पास n2 पाई r2 स्क्वायर cos थीटा μ0/4 पाई 2n1 पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है ये डिपेंड कर रहा है ओरिएंटेशन पे, और ये डिपेंड कर रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स है। ठीक है, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो डज नॉट डिपेंडेंट लिखा है, डज नॉट डिपेंड्स, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। इसके बाद बात करें रीजन की, डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक मटेरियल फील्ड बिटवीन द कॉइल्स। इन दोनों के बीच में हमने वैक्यूम माना था, मैक्सिमम क्वेश्चन में वैक्यूम होता है, इनके बीच में मटेरियल एयर होता है, तो इसलिए यहाँ पे म्यू नॉट लिखते हैं। दिस इज द परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस होता है म्यू नॉट। लेकिन यदि कोई दूसरा मीडियम आ जाएगा तो यहाँ पे म्यू नॉट की जगह हमें म्यू लिखना होगा। तो इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है ये डिपेंड करता है मीडियम पर भी। तो ये डज नॉट लिख दिया है, इसका मतलब ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये भी फॉल्स है, डी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं यहाँ।